नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे बाल वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं का दूसरा पाठ दादी माँ। क्या है पाठ का नाम? दादी माँ। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है बच्चों, उसके नीचे हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम देखेंगे। पहला प्रश्न हम देखेंगे, चित्र में बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। अनुमान लगाइए कि बच्चे खुश क्यों हुए होंगे। क्यों खुश हुए होंगे बच्चे, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ज़रूरी है वो दादी माँ ने उन्हें कुछ कहानी सुनाई होंगी, बड़ी ही मज़ेदार कहानी सुनाई होंगी, इसलिए बच्चे खुश हुए होंगे, है ना। तो हम यहाँ पर सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। चित्र में बूढ़ी औरत क्या कर रही है? चित्र में जो बूढ़ी औरत है वो क्या कर रही है? बच्चों से बात कर रही है। ठीक है बच्चों, क्या कर रही है वो? बच्चों से बात कर रही है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, अपनी दादी जी के बारे में बताइए। बच्चों, आपकी तो दादी होगी ना, आपके दादी का नेचर कैसा है? आप दादी के साथ कैसे इंजॉय करते हैं, है ना। आपकी दादी घर में है या गांव में है, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। ये क्वेश्चन आपको ऑन से लिखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम जाएंगे पेज नंबर 6 पे हम जाएंगे। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीतल किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लेखक हमें कहना चाहते हैं कि लेखक कमज़ोर है। बहुत सारे मौसम उन्होंने देखे हैं, ऋतु देखे हैं, बारिश का, ठंडी का, सभी गर्मी के भी मौसम देखे हैं, मगर उनका मन कैसा है? अस्थिर है ना। थोड़ा अटपटा सा उन्हें फील होता है, उनमें थोड़ा डर है। जो बच्चे हैं बाकी के उनके मित्र, वो उन्हें छुट्टियों के बारे में सूचना तो देते हैं, मगर पीछे जाकर उनका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि ज़रा से यानी मौसम से ये घबरा जाता है ना, ऐसा कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं, वो सोचते हैं कि मैं फिर से इन बातों को नहीं सोचूंगा, मगर जब भी वो ऐसा सोचते हैं तो उनके सामने शरद की शीत किरणों के जैसी एक परछाई सी, धुंधली सी परछाई नाच उठती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्यास की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि क्वार मीन्स अश्विन का महीना, जैसे कि अक्टूबर, तो ये महीने में क्या हो रहा है? पानी गिर रहा है। ठीक है, पानी गिरकर क्या हो रहा है? जो आजू बाजू की यानी घास है वो बड़ी बड़ी हो गई है ना। नालों से पानी बहकर आया है और वो क्या हुआ है? आजू बाजू में कीचड़ हो गया है। तो जो बच्चे हैं वो उस जमे हुए पानी में नाच रहे हैं। कहीं का कीचड़ सूख गया है और कहीं जो पानी है गंदा, उसमें बच्चे नाच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है अलग अलग मौसम की बात है। ठीक है, अभी उन्होंने दूसरे मौसम के बारे में भी यहाँ बताया है, हम देखेंगे। ठीक है, आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में
इस गंधपूर्व झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। उन्होंने यहाँ पर सभी ऋतु के बारे में लिखा है। वो कह रहे हैं बाकी सब ऋतु में यानी आम ना मिले, है ना, आषाढ़ मीन्स जुलाई, ठीक है, ये सब ऋतु में उन्हें यानी आम ना मिले या कोई और चूड़ा वगैरह ये सब उन्होंने यहाँ पर बताया है। हाँ, तो ये सब नहीं मिले तो भी उनको चलता है, मगर जो ये महीना है इसमें अगर उन्होंने उस पानी के गड्ढे में यानी मस्ती नहीं की तो कोई भी मज़ा नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था। उन्होंने कहा यानी वो अंदर से बुरा फील कर रहे थे क्योंकि वो 1-2 दिन ही तो उसमें उस गंदे पानी में यानी कूद पाए थे। नहा धोकर बीमार हो गया। क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ 2 दिन ही उस पानी में एंजॉय किया और उसके बाद वो क्या हो गए, बीमार हो गए, नहा धोकर बीमार हो गए। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, यानी थोड़ा सा बुखार या हल्की सी बीमारी उन्हें पता नहीं क्यों अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर मीन्स यहाँ पर बुखार है, ठीक है। सर में साधारण सा दर्द, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बुखार हो, थोड़ा थोड़ा सर दर्द हो, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, यानी खाने के लिए उनको दिन भर क्या मिलना चाहिए, नींबू और साबु, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद, ठीक है। उनको क्या हुआ, बुखार जो था चढ़ते ही गया रज़ाई पे, यानी ब्लैंकेट पे ब्लैंकेट उनको डालते गए, और जो बुखार है वो कब उतरा, रात के 12 बजे के बाद ही उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दिन भर उन्होंने यानी चादर लपेटा था और वो सो गए थे। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारेहीन धोती, सन से सफ़ेद वालों के सिरों पर सद्या टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किए, अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे को मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से झोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो नहीं गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया तक, ठीक है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इनकी जो दादी माँ थी वो नहा कर आई, ठीक है, और उन्होंने देखा कि इसे बहुत बुखार है, तो वो बार बार उसे छूते रहती, बार बार चेक करते रहती कि उसका बुखार उतरा या नहीं, है ना, उसने ठीक से खाया ही नहीं। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हमारी माँ रहने दो या दादी रहने दो, बार बार यानी हम पर ध्यान देती है, गीले कपड़े से सर पोंछती है। तो सेम लेखक के साथ भी यही सब हो रहा था। दादी नहाकर आई थी और उन्होंने देखा कि ये बीमार है, तो दादी ने बार बार उसका सर यानी देखते थे, बुखार चेक करते थे, है ना, उसके खान पीने का ध्यान रखते थे, और साथ ही वो बाकी की चीज़ों पर भी ध्यान देते थे कि जैसे खिचड़ी में मूंग की दाल तो नहीं ज़्यादा पक गई है, पीपल को ठीक से पानी तो नहीं दिया कि कुछ, यानी ये जो भी बातें हैं पूछकर वो बाकी लोगों को यानी क्या करती थी, परेशान कर देती थी, ठीक है। गांव में यानी दादी को बहुत से यानी बीमारियों की जानकारी थी, तो गांव में भी अगर ऐसा कुछ है तो दादी वहाँ पर पूछ जाती थी और सेम इसी तरीके से बिहेवियर करती थी, जैसे कि हाथ छू कर देखती थी, पेट छूती थी, यानी कौन सी बीमारी है उन्हें वैसे ही पता चलता था। तो यहाँ पर दादी के बारे में हमें ऐसा ही दिया गया है। अब हम पेज नंबर
7 पे देखेंगे। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। ठीक है, दादी जो है वो गांव के लोगों के पास भी ऐसी जाती है, अगर कोई बीमार है तो हाथ छूती, पेट छूती और बड़े विश्वास के साथ बताती है कि उन्हें कौन सी बीमारी है। ठीक है, महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, गुगल और धूप। ठीक है, वो क्या करती थी, यानी जब महामारी के दिन थे तो वो क्या करती थी, रोज़ सवेरे उठती थी, स्नान करती थी और एक लवंग और उसके साथ गुड़ और मिश्रित जल। ठीक है, तो ये सब वो उससे गुड़ली करती थी। ठीक है, और धूप लेती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले, सफाई कोई भी उनसे सीख ले, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाते। ठीक है, दवाई में अगर लेट हो गया, ठीक है, अगर मिश्री ख़त्म हो गई या समथिंग ऐसा कुछ हुआ तो क्या होता था, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। ठीक है, पागल हो जाती वो गुस्से में, ऐसा यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। ठीक है, लेखक को बुखार तो अभी भी आता है और नौकर पानी देकर जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू बना जाते हैं। उनके जो मेष महाराज है, मीन्स पकाने वाले बावर्ची, वो क्या करते हैं, कभी साबू बना देते हैं या तो खिचड़ी बना देते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताही के डर से बुखार भाग भी जाता है। ठीक है, डॉक्टर साहब आते हैं, उनका नस चेक करते हैं, बुखार कैसा है, क्या है, और ये सब देखकर, जो दवाई की शीशी होती है उससे देखकर लेखक का क्या होता है, बुखार भी भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता, मगर पता नहीं, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं ऐसे बुखार को, यानी ऐसा बुखार आना नहीं चाहिए, है ना, ऐसे बुखार को मैं नहीं बुला सकता, ऐसा यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। ठीक है, इनके भैया है तो उनकी शादी ठीक हुई, यहाँ पर लेखक ने कहा है। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, वहाँ तब दादी बहुत ज़्यादा खुश थी, तो उनका उत्साह और जो आनंद था उसके बारे में लेखक बोल रहे हैं कि शब्द ही नहीं है, मैं क्या कहना, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। दिन भर गायब रहती, दिन भर क्या रहती, वो गायब रहती, यानी दिन भर वो एक जगह पर नहीं रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। जैसे कि हमारे घर में किसी की शादी होती है तो क्या होता है, सभी लोग कामों में बिजी होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो इसी तरह दादी भी बहुत ज़्यादा खुश थी और ऐसा सोचती थी कि पूरा यानी घर का काम उनके ऊपर ही है, तो वो घर को सर पर उठा लिए, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, पड़ोसिनी आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। ठीक है, पड़ोसी लोग आते और जब दादी माँ को बुलाते तो बहुत बुलाने के बाद दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। उस पर दादी माँ बोलती है, बहन बुरा मत मानो, ये तो भी शादी का घर है ना, ऐसा बोलकर दादी उन्हें आंसर देती। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं, यहाँ पर दादी कहती है अगर मैं एक भी काम अपने हाथ से नहीं करूँगी तो ये काम होगा ही नहीं। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, मगर सभी लोग जानते थे कि दादी माँ कुछ भी काम नहीं करती थी, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती, मगर कोई भी काम में उनकी अनुपस्थिति नहीं रहती, यानी हर काम उनके देखरेख में ही होता था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, वो टाइम की ही बात है, लेखक जो है दोपहर के टाइम पे घर लौटे। बाहरी निक्सान में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, यानी बाहर आंगन में दादी किसी पर गुस्सा हो रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। पास के कोने में जहाँ पर यानी दादी जिस पर चिल्ला रही थी तो वो रामी की चाची थी। ठीक है, उन पर ही वो चिल्ला रही थी। सो न होगा धन्नो। ठीक है, रुपए मैं सूद के साथ आज दे दे, उन्होंने कहा है रुपए आज सूद के साथ आज दे दे। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा
सूद के साथ मेरे रुपए वापस कर दे, तेरे आँख में तो कुछ भी शर्म नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। ठीक है, उन्होंने दादी ने कहा है जब तुम्हें पैसे चाहिए था तब तो तुम बहुत अच्छे से आई मेरे पास, हाँ मेरे पैरों पर नाक रगड़ते हुए मुझे पैसे मांगे। किसी ने एक पाई भी नहीं दी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी। उन्होंने कहा मुझे किसी ने एक पाई भी नहीं दी है, आजकल में फसल होंगी तो मैं आपके पैसे दे दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? फिर यहाँ पर दादी कह रही अब क्या तुम्हारे लिए क्या दूसरा फसल कटेगा, तब तुम मेरे पैसे दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। फिर वो जो रामी की चाची थी वो दोनों हाथ जोड़कर अपना आंचल फैलाकर दादी माँ की तरफ बोली और रोने लगी और बोली नहीं मालकिन मैं दूंगी, पक्का दूंगी, बिटिया की शादी है। उन्होंने कहा मेरी बेटी की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। उन्होंने कहा अगर आप दया नहीं करेंगी तो उसका घर कैसे बैठेगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। उन्होंने कहा बाजू हटो, मैं अभी नहा के आ रही हूँ, मुझसे दूर रहो। ठीक है, और दादी माँ वहाँ से पीछे हट गई। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 8 पर जाएंगे। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं दादी जैसे उन पर चिल्ला रही थी तो वो सब उन्होंने टालने के लिए, यानी इस सिचुएशन को टालने के लिए उन्होंने कहा कि जाने दो ना दादी, छोड़ दो ना, दे देंगी बेचारी। ठीक है, तो दादी ने उन्हें भी कहा चल चल, चला है समझाने। उन्होंने लेखक को भी गुस्सा किया, हाँ हाँ जाओ जाओ, मुझे आ रहा तू समझाने, बोल के लेखक को भी दादी ने गुस्सा किया। ठीक है, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। लेखक चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। बहुत दिन हो गए और लेखक इस यानी सिचुएशन को, यानी ये जो टाइम हुआ था, ये सब हुआ था, उसको भूल गए। ठीक है, एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। एक दिन वही औरत यानी रामी की चाची जो है लेखक को रास्ते में मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। वो दादी को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रही थी कि उनका फैमिली सब अच्छा हो, अच्छे से सब उनका परिवार हो, अच्छा कमाई करे, ऐसा सब यानी वो आशीर्वाद दे रही थी। तो लेखक ने पूछा, मैंने पूछा क्या बात है धन्नु चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसे मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। उन्होंने कहा बेटा मालकिन आई थी कुछ दिन पहले ही और उन्होंने मेरा पिछला पूरा कर्जा माफ़ कर दिया, ऊपर से 10 रुपये मुझे मेरे हाथ में एक्स्ट्रा दिए और कहा जैसी तुम्हारी बेटी है वैसी वो मेरी भी बेटी है, तो उसकी शादी में 10-5 रुपये कम नहीं होना चाहिए और हमारी हंसी नहीं उड़नी चाहिए। सच में दादी क्या है, देवता है बेटा, बोलकर उन्होंने लेखक को कहा। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा। फिर लेखक दादी के पास गया और उन्होंने कहा दादी आप उस दिन तो उसको बहुत डांट रही थी, है ना, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांट भी न तो लाभ क्या। तो यानी उन्होंने दादी से नहीं पूछा, उनसे ही कहा, यानी धनु चाची से ही उन्होंने कहा कि उस दिन तो दादी बहुत आपको गुस्सा कर रही थी। तो चाची कह रही हाँ बेटा वो तो बड़े लोगों की बात है, अगर पैसा देकर गुस्सा नहीं करेंगे तो फिर कैसा क्या लाभ है ना। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। लेखक मन ही मन इस बात पर हंसते हुए आगे बढ़ गए। किशन के विवाह के दिनों की बात है, किशन के विवाह के टाइम का ये यानी बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती है। यानी किशन की जब शादी होने वाली थी वो टाइम की ये बात है। तो रात भर यानी औरतें क्या करती थी, गाना गाती थी। विवाह की रात को अभिनय भी होता था, यहाँ पर अभिनय भी किया जाता था जब विवाह रहता था उस रात को। प्राय एक ही कथा का हुआ करता है, उसमें विवाह से लेकर
पुत्रोक्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। यहाँ पर यानी ऐसा कुछ नाटक के जैसा किया जाता है जहाँ पर शादी से लेकर पुत्र प्राप्ति तक यानी पुत्र होने तक सभी सीन किए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है, सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। ये जो भी होता है शादी के रात में, ये सभी पाठ यानी जो भी नाटक है सिर्फ औरतें रहती है उसमें। तो लेखक बीमार थी इसलिए वो शादी में नहीं जा पाए, बारात में नहीं जा पाए। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, आंगन में सो रहा था। उनका जो भाई है वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, वो भी जब बारात चली गई थी उसके बाद वो पहुंचा। औरतों ने उस पर आपत्ति की, औरतों ने उसे गुस्सा किया, है ना, क्योंकि वो जो प्रोग्राम होता है सिर्फ औरतों का होता है, तो उन्होंने उसे सताया और वहाँ से भगा दिया। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा। उन्होंने कहा, दादी को गुस्सा आ गया और दादी ने कहा लड़कों से क्या पर्दा, क्या शर्माना। ठीक है, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। उन्होंने कहा लड़कों का मन और ब्रह्मा जी का मन एक जैसा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। उन्होंने क्या किया, उनके दादी माँ ने लेखक को भी बाजू में चारपाई में से खटिया पर उन्हें चुपचाप से एक चादर डालकर सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडाफोड़ हो गया। क्या हुआ, ये लेखक जो है चारपाई पर सो रहे थे और वो सब कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा था। उनको यानी वो हंसी यानी उनको कंट्रोल नहीं हुई और वो हंस पड़े। उनको यानी डर था कि अगर वो हंसेंगे तो उनको बाहर भगाया जाएगा, और वैसे ही वो हंस पड़े। ठीक है, भाभी ने जो बात कही उसके ऊपर उनको हंसी आई और उनका भांडा फूट गया। ठीक है, देबू की माँ ने चादर खींच ली। देबू की जो माँ है उन्होंने क्या की, चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हो गई। दादी की और उनकी देबू की माँ की यानी बातें शुरू होगी। वो गुस्सा करने लगी कि ये क्या छोटा बच्चा है, उसको दूध पिलाना है, रोता है क्या बच्चा, बोलकर वो उन्हें दादी से लड़ने लगी। दादी माँ बिगड़ी, दादी को गुस्सा आ गया। ठीक है, लड़के से क्यों लगती है। उन्होंने कहा लड़के से क्यों लगती हो, लड़के को क्या सुना रही हो, मुझसे बात करो। ठीक है, सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। उन्होंने कहा, देबू की माँ उन्हें रास्ते में मिली तो उन्होंने कहा अरे ये तो कल का बच्चा ही है। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। ठीक है, जब भी देबू की माँ ने उन्हें देखा और उन्होंने कहा ये तो कल का ही बच्चा है, तो लेखक डर के क्या हो गए, दादी के पास भाग गए, उनके पास जाकर खड़े हो गए। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभय दान मिल जाता। अगर जैसे हम लोग कोई गलती करते हैं तो उस गलती से बचने के लिए हम लोग दादी माँ के पास जाकर छुप जाते हैं, तो वो जो हमने किया है वो माफ़ हो जाता, ऐसा वो कह रहे हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों के वात्याचक्र जीवन को सुखी पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। टाइम पर यानी कौन सा टाइम कैसा आता है, कौन से टाइम पे हमें कैसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, ये दादी माँ यहाँ पर बहुत ही अच्छे से जानती थी। जब दादाजी का मृत्यु हुआ तो वो बहुत ही उदास रहने लगी थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था। ये जो संसार है उन्हें एक धोखा सा लगता था, उन्हें जीने की इच्छा नहीं थी, कोई चीज़ में उन्हें खुशी नहीं मिलती थी। दादा ने उन्हें स्वयं धोखा दिया, दादा ने उन्हें यानी स्वयं धोखा दिया, इसलिए उन्हें सब पर यानी विश्वास नहीं होता था। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा के मृत्यु के बाद कुकुरमुते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की थी। दादा की मृत्यु दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिता उसके बाद यानी उन्होंने यहाँ पर कहा है दादी जो थी बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई थी क्योंकि दादाजी मर गए थे। दादाजी हमेशा बोलते थे फर्स्ट
तुम जाओगे उसके बाद मैं जाऊंगा, यानी उन्हें चिढ़ाते थे। तो इसके वजह से उन्हें ऐसा लगता था कि दादाजी ने उन्हें धोखा दिया है और उन्हें विश्वास नहीं होता था, ठीक है, और वो दूसरों पर भी विश्वास नहीं करते थे। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 8 पर जाएं, पेज नंबर 9 पर जाएंगे। दादी के मना करने पर भी पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध पर जो संपत्ति थी वो बहुत ही ज़्यादा उड़ाई थी, जैसे कि व्यय की थी। तो दादी को ये पसंद नहीं था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। दादी क्या हो गई थी? उदास रहती थी। मात के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। क्या होता था? जो पश्चिमी हवा है वो बहती थी, जाड़ा गिरता था, है ना, मीन्स ठंडी गिर रही थी और पश्चिमी हवाएं चल रही थी, उनकी हड्डियों को वो लग रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। लेखक ने देखा कि शाम के समय दादी गीले कपड़ों में थी और उन्होंने एक संदूक पर दिया लगाया और वहाँ पर वो बैठी हुई थी, हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। उन्होंने इतने नाजुक आँखों में कभी भी आंसू नहीं देखे थे, मीन्स अपने दादी की आँखों में, कोमल आँखों में आंसू नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। वो यानी बहुत ही उदास मन से दादी के पास बहुत देर तक बैठे रहे। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, क्योंकि वो दिए की तरफ हाथ जोड़कर बैठी हुई थी और उनकी आंखें बंद थी, तो लेखक ने जैसे ही दादी ने आंखें खोली तो लेखक ने उन्हें कहा, दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। मुझसे लेखक ने धीरे से उन्हें कहा, दादी माँ। तो दादी माँ ने कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो दादी ने उन्हें पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। ठीक है, लेखक ने अपनी दादी से पूछा, दादी मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बताऊंगी ना? ठीक है, तो यहाँ पर दादी ने कहा, क्या पूछा है, पूछो। ठीक है, दादी ने कहा, क्या है, पूछ, यानी उन्होंने कहा क्या पूछना है, पूछो। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। उन्होंने कहा, दादी माँ तुम रो रही थी क्या? तो उसने कहा, चल चल, मैं क्यों रोऊंगी, चल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल। तो उसने कहा, जो लेखक है उन्होंने कहा, दादी माँ आपने तो धोती भी चेंज नहीं की है, गीली है आपकी धोती। तो उस पर दादी ने जवाब दिया, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। उन्होंने कहा, मुझे सर्दी और गर्मी नहीं लगती। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। दादी माँ ने लेखक को हाथ पकड़ा और रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मर मारे कुछ सोच रहे थे। सवेरे लेखक ने देखा कि वो चारपाई पर बैठकर उनके पिताजी और किशोर भैया दोनों यानी परेशान थे और मन को मार ले रहे थे, मीन्स बहुत कोस रहे थे खुद को। दूसरा चारा ही क्या है, मीन्स दूसरा उपाय ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। उन्होंने कहा, कोई भी लोग रुपए नहीं दे रहे हैं, जिनको दिए थे वो तो अभी तक पिछले रुपए भी उन्होंने वापस नहीं किए हैं। और वो रोने लगे। ठीक है, और वो क्या हो गया, रोते रोते यानी वहाँ पर बैठ गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। दादी माँ ने क्या कहा, क्यों रोते हो? और दादी माँ ने उनका माथा सहलाया। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने कहा, मैं तो अभी हूँ ना, फिर तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने संदूक, ठीक है, उन्होंने संदूक। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 10 पर देखेंगे। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उन्होंने एक संदूक खोला और उसमें से एक सोने से यानी चमकती हुई चीज़ निकाली। ठीक है, और उन्होंने कहा, तेरे दादाजी ने मुझे ये कंगन इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया, उनको यानी रोना आ गया। मैंने इसे पहना नहीं। उन्होंने कहा, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, इसे संभाल कर रखते आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। यह क्या है, हमारे परिवार की निशानी है, वंश की निशानी है।
उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे। पहले के जो लोग थे वो आगे क्या होने वाला है और पीछे क्या हो गया, सभी बातों को वो सोचते थे। बेटा, सचमुच मुझे दादी माँ शापभ्रष्ट देवी सी लगी। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक को जो दादी है वो बहुत ही यानी अलग और अनोखी दिखी, है ना। शापभ्रष्ट मीन्स अद्भुत सी दिखी। धुंधली छाया विलीन हो गई। जो छाया उन्हें धुंधली से दिख रही थी वो सडनली क्या हो गई, गायब हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। जो दिन है मीन्स दिन आगे बढ़ने लगा है, मीन्स सूरज निकल आया है अच्छी तरीके से। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। एक कौवा वहाँ पर आया और उनकी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। उनके हाथ में अभी भी किशन भैया ने जो पत्र लिखा था वो कांप रहा था। काली चींटियों सी कतारी धूमिल हो रही है। जो काली चींटियाँ थी उससे क्या हो रही है, कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। यहाँ पर ये बताया गया है कि उन्हें लेटर में पता चला है कि दादी माँ नहीं रही, मगर उन्होंने हल्की सी परछाई देखी जिसमें उन्हें दादी माँ दिखाई दी। फिर उनको इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट यानी हुई, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए उन्हें दादी माँ ने अपना कंगन दिया। तो ये सब चीज़ें हो रही है और उनके हाथ में एक लेटर आया है और लेटर से उन्हें पता चला है कि दादी माँ नहीं रही है। तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि दादी माँ सच में ही नहीं है। यानी वो अपने दादी से इतना प्यार करते थे कि उन्हें वो यानी जागते आँखों से भी दिखाई दे रही थी। बहुत ही अच्छा लेसन है बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम भी हमारे दादी से बहुत प्रेम करते हैं। यही यहाँ पर दादी यानी हमसे कितना प्यार करती है, वो हमारे लिए क्या करती है ना। हमारी जो तबीयत ख़राब होती है तो हमारे लिए पंखा हिलाती है, हमारा बुखार चेक करती है, हमारी सब परेशानियों का हल ढूंढती है, हर परिस्थितियों में हमें मदद करती है। यही यहाँ पर बताया गया है। तो आप सभी को आपकी दादी बहुत ही प्यारी लगती होंगी। तो इस लेसन में भी लेखक ने अपने दादी के बारे में ही बताया है। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको इस लेसन का मतलब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।